हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। ठीक है, 70 नंबर इस बार आप लोगों को आने वाला है मेरे प्यारों। 95% टोटल अगर हम बात करें तो 95 मार्क्स से बिल्कुल पार आएगा हिंदी की अगर मैं बात कर रहा हूँ। जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तैयार हो, सारे प्रश्न आप लोगों को 22 फरवरी को देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर करके आने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। सारे प्रश्न आपको तैयार करना, जितना प्रश्न आपको बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। पहला प्रश्न है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करो, जैनेन्द्र कुमार पेन बिल्कुल रंग के चले आना। ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी विधा की रचना है। लो भाई, बहुत जल्दी जल्दी मैं इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है, वह है मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का सी। चौथा देखिए प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है, राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का ए। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न जो है वो है कि ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। तो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार गुलाब राय जी हैं, इसलिए पांचवे का जो है ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, जय पराजय किस विधा की रचना है। तो जय पराजय की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो यह नाटक विधा की रचना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा। आगे देखिए सातवां प्रश्न, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी हैं, इसलिए सातवें का ए जो है राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न देखिए, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा की रचना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9, नीट का निर्माण किसकी रचना है। तो नीट का निर्माण तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, इसलिए 9 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों, 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है। मतलब चारों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह आप लोगों का ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या है, एक घूट के रचनाकार। तो एक घूट के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो 11 का ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि झलमला किसकी रचना है। तो झलमला की अगर हम बात करें तो वो आपका पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की है, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पदुमलाल पूनालाल बख्शी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जो है जयप्रकाश भारती जी हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते रहिए लगातार, बस रिवीजन पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। आगे है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी हैं, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है, ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों भगवती शरण उपाध्याय जी की, इसलिए क्या होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 16वां प्रश्न, ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है। तो ईस्या तू न गई मेरे मन से जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, तो 16वां का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 का ए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 की संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 18वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19वां, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा की अगर बात करें तो आत्मकथा विधा की रचना है, 19 का सी। 20वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा निबंधकार जो है वो शुक्ल युग के मेरे प्यारे बच्चों, तो उपयुक्त सभी, क्योंकि इधर बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और जय शंकर प्रसाद है, तीनों लोग तो
शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 22वां प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 23, तितली उपन्यास है, तो तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारो बच्चों प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की। तो 24 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25वां, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा 25वां के मेरे प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं। क्या हो जाएगा, मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, छहवादी युग के प्रमुख लेखक। तो छहवादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, तो 26 का सी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए 27वां, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 27 का ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 28, कलम के सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किया था अमृत राय जी ने। कौन किया था, अमृत राय। तो 28 का बी जो है राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न, आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब दोनों कृतियां, एक तो आकाश द्वीप, एक कृतियां जो है ममता, ये दोनों कृतियां किनके हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 30वां, गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 देखिए, चिंतामणि निबंध के संग्रह, मतलब चिंतामणि जो निबंध है वो किनका है। तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 32 प्रश्न, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं मेरे प्यारों से निबंध विधा की रचना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यान की है, तो 34 का ए जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए 35, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नवहूस को माना जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 36, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, परीक्षा गुरु। 36 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37, हिंदी का प्रथम कहानी, मतलब हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 देखिए, आंसू के रचनाकार। तो आंसू के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी तो है, डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा 38 का। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न 39 है, क्या है 39, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, सौंदर्य एवं प्रेम जो है छायावाद की विशेषता है। आगे देखिए 40 प्रश्न, 40वां, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा तो महादेवी वर्मा को माना जाता है, तो 41 का ए जो है वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 42, कि छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 43, कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य मेरे प्यारे बच्चों श्री रामचरितमानस है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44, पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रवरदाई ने, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 45, कि भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है, वो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे 46, अर्धनारीश्वर के रचयिता। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना मेरे प्यारे बच्चों रेणुका, रेणुका तो है नहीं, परिजात, परिजात भी नहीं है, ऑप्शन सी लहर, हाँ लहर है।
लहर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 48, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो मेरी यूरोप यात्रा जो यात्रा वृत्त विधा की रचना है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे 49, अजंता के रचनाकार, तो अजंता के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी है, ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 50वां प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचनाकार, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। तो 50 तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, 50 अगर तैयार है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। अब हम बात करने वाले हैं आगे मेरे प्यारों जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश और निबंध, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो क्या है पहला वाला कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और संयुक्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब ये वाला जो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल आता है समझ लो। अब उसके नीचे 3 प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और ब वाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। अब तीनों का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अ वाला, मतलब इसका पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, इस संदर्भ क्या है। तो संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखो मित्रता, मित्रता पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये वाला जो गद्यांश है वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, उत्तर देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब जहां तक कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सत्यवृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां को हम व्याख्या देखने वाले हैं। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर जो होता है उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी क्या करता है कि प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार अगर बुरी संगति या गलत संगत में पड़ गए हो तो गलत संगति आपको नैतिकता और सदाचार और मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और एक प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों ऐसा वाला यह था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अगर अच्छी संगति होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो तीनों प्रश्नों को उत्तर दे दिया और 6 नंबर आपको क्लियर हो गया, मतलब पहला आप लोगों का गद्यांश बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारों से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए गद्यांश बता रहा हूँ, इससे बाहर एक गद्यांश नहीं जाएगा, पूरी एग्जाम के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं, देखो मेरे प्यारों इसके नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पहले इसका आंसर देखो। संदर्भ में यहां लिखता हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखो ममता पाठ से लिया गया। किसे? ममता पाठ से लिया गया, और जिसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो था उसका संदर्भ। दूसरा बोला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें ध्यान देना, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब मेरे प्यारों इसमें 2 देता है। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। कभी कभी एग्जाम में बस इतना ही दे देता है, और कभी कभी एग्जाम में यहां से देता है कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो आपके एग्जाम में ये भी दे सकता है, ये आपके एग्जाम में ये भी दे सकता है, इसलिए दोनों ले लिया हूं। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां तक हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक पहले हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए तो देखिए हमने लिखा है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हम पहला वाला देख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत ही बड़ा क्या किया है? दुस्साहस किया है। ये तो था प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर एग्जाम में हुआ गया उतना तक पूछ लिया तो आप ये आंसर दोगे। अब हम देखेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर अगर एग्जाम में ये दे दे कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, तब इसका व्याख्या कैसे लिखोगे एग्जाम में?
तब इसकी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो इसका आंसर यहाँ से लिखोगे कि थाल में रखे हुए स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है वो विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 100 वाला प्रश्न देखो, 100 वाला में दो प्रश्न है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में देगा, कोई भी दे सकता है। या तो पहला दे देगा कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, अगर ये देगा तो आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो स का पहला वाला आंसर कैसे लिखोगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के को ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अगर ये वाला दे दे आपको कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तब आंसर आप ये वाला लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो दोनों में से एक ही देगा, तो दोनों में बता दिया हूं, दोनों तैयार रखना, जो भी दे दे उसका आंसर लिख लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं। वो दो गद्यांश अगर आपने तैयार कर लिया तो काम आपका बन गया। अब पद्यांश, पद्यांश भी आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का पूछा जाता है। और पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उद्धम मन भय 10-20, एक हुतो सौ गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्या देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवसी कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी 2023 जो पेपर था उसमें आपको मैं बताऊं कि 7 पेपर कोड बनता है आपका हिंदी का, उसमें कम से कम हमको लगता है कि 4 सेट के पेपर में ये जो आप लोगों का गद्यांश अरे पद्यांश बता रहा हूँ उसमें दिया था। 4 सेट, हिंदी के 7 सेट बनते हैं ना, तो उसमें 4 सेट में ये प्रश्न दिया था, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो उसके नीचे प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। तो पहली बात की संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे इसका, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। किसे पद शीर्षक से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह प्रसंग है। अब इसका हमें क्या बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या। अब इसका हमें व्याख्या लिखना पड़ेगा। देख लो व्याख्या किस कदर लिखेंगे हम लोग कि गोपियां, देखो व्याख्या नहीं डालोगे, लिखोगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवर्त हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण के मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो थी उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, इसका भी उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो इसमें 2 नंबर के लिए हम लोग लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियां का योग मतलब क्या होता है, मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा जो मेरे प्यारे बच्चों जो पद्यांश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी बली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे,
अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पद्यांश। इसके नीचे भी दो प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, और फिर अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है या उसका क्या अनुरूप है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे पहला, उसका हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे इसमें कि यह पद जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, प्रसंग। प्रसंग में लिखोगे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अब जाकर इसका हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारों व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं, और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से क्या किया, दे दिया। उनके मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे क्या हैं, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर जो सभी सखियां थीं, वो राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के क्या हो गया हो, उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां क्या हो गई हो, खिल गई हो। ये उसका क्या था, व्याख्या था। अनुराग तड़क का अर्थ पूछा था मेरे प्यारों से, तो देखो अनुराग तड़क का क्या अर्थ है, प्रेम रूपी सरोवर अर्थ है। दूसरा प्रश्न यही था ना कि अनुराग तड़क का क्या अर्थ है, तो अनुराग तड़क का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अब मेरे प्यारों बच्चों अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश। ठीक है, अब महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश सब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, पहला जो कि आपको तैयार करके जाना है वह है इयम नगरी विविधराणक संगम मस्तली। ठीक है, यहां तक इसको नोट करो, संस्कृत का यही देता है। जो मैं आप लोगों को दो ठे बताऊंगा, कितना बताऊंगा, दो ठे, और वही दो हमेशा देता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, जिसमें पहला ये वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, और संदर्भ से हिंदी में व्याख्या करना होता है इसका। क्लियर हो, देखो सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। यह आपको भी जानकारी है कि किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से यह लिया गया है। इसके बाद इसका प्रसंग भी लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रसंग में है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। यह प्रसंग है, तब जाके इसका मेरे प्यारे बच्चों अनुवाद करोगे, फिर आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अनुवाद में लिखोगे कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों को क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, और यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, हो गया कंप्लीट। और दूसरा जो संस्कृत का गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही दो तो पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, ऐसा कर्म विरलम संस्कृति वाला। ठीक है, यही दो पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। इसको नोट कर लो। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया मेरे प्यारे बच्चों। अनुवाद हम लोग लिखेंगे कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल जो है वो भोगने योग्य है, दूसरे का श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस काम खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश, अभी हमने गद्यांश देखा ना, अब पद्यांश देखने वाले हैं। ठीक है, देखो कौन सा पद्यांश आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला नोट कर लो। ठीक है, जो बता दिया वो 100% आएगा। 95 नंबर तो हिंदी में बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब ये आपका पद्यांश है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम लोग देखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो अब देखो सबसे पहले उत्तर में हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। वहीं अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया। मतलब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, मतलब यक्ष प्रश्न पूछेंगे, युधिष्ठिर उनका उत्तर देंगे। जैसे अनुवाद में देखो क्या है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा जो है पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस कंप्लीट हो गया ये पहला। इसके बाद दूसरा कौन है मेरे प्यारों, जो याद करके जाना है, दूसरा यहां तक है मेरे प्यारों, मैं जहां तक घेर रहा हूं, यह मानव जीवन से संस्करण संस्कृति वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद अब लास्ट है अनुवाद, तो लिखेंगे कि मानव जीवन को संवारना मतलब दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। क्लियर है आप लोगों को, जरूर नोट कर लेना, ये तो आपकी एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल। इसके बाद 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण श्लोक पूछता है 2 नंबर के लिए, तो मैं 2 श्लोक बता देता हूँ। पहला श्लोक यह, दूसरा श्लोक यह कि बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। बस कंप्लीट हो गया। फिर सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये भी कंप्लीट। तो 2 अगर आप लोगों को श्लोक याद है तो समझ लो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका आएगा पत्र लेखन। क्या आ जाएगा, पत्र लेखन। और पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के, 4 नंबर के लिए आता है। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को जीवन परिचय बताने वाला हूं, अभी मैं आप लोगों को निबंध भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले पत्र लेखन लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंदगी वाला तो आप लोगों को जरूर देगा कि अगर अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र देते हुए पत्र लिखिए। मतलब संपादक को देते हुए पत्र लिखना है, मतलब आपके क्षेत्र में गंदगी है, उसके कारण डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो किसी दैनिक पत्र के संपादक को आप पत्र कैसे लिखोगे, ये तो 100% आपको जरूर देगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वो दैनिक जो अपना नाम, पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और फिर जो आप खुद हो, जैसे आप प्रधान हो मेरठ के, स्वच्छ मेरठ जागृत बिहार के, मेरठ दिनांक जितना तारीख को लिख रहे हो, ये चीज ये आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद किसको लिख रहे हो, तो श्रीमान संपादक महोदय जी को लिख रहे हैं, जो कि दैनिक जागरण के हैं, जो मोहकपुर दिल्ली रोड के रहने वाले हैं, उनका पिन कोड यह है, ठीक है। तो ये चीज उनका एड्रेस लिखोगे। इसके बाद हेडिंग डालोगे विषय की, किस विषय में आप निबंध लिख रहे हो, तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में हम लोग निबंध लिख रहे हैं। अब इसके बाद पूरी कंडीशन यहाँ महोदय लिखकर कामा लगाओगे, फिर पूरी कंडीशन अपना रखोगे। क्या रखोगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी और ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा उसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहते हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इसके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है और पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खेद का विषय यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
बस ये पूरी कंडीशन लिख लिया। सर धन्यवाद उनको बोल दीजिएगा, इधर आप दिनांक लिख दीजिएगा। इसके बाद भवदी में जो आपका नाम था राकेश शुक्ला, वो आप लिख दीजिएगा। कंप्लीट हो गया यह पत्र लेखन। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 5-5 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय लिख के लेकर आए हूं, उसको देख लो। 10 नंबर जीवन परिचय से और 7 नंबर का निबंध भी क्लियर करा देता हूं। देखो मेरे प्यारों, जो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता रहा हूं, ये तो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। जन्म लिखोगे कि 1884 में जन्म हुआ था, मृत्यु लिखोगे 1941 में उनकी मृत्यु हुआ था। अब जीवन परिचय यहाँ पे एडिट डालने के बाद बस एक पेज में ही जीवन परिचय में समाप्त कर दिया हूं, पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे आपको। लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम जो था विभासी था। ठीक है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने क्या किया था कि साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया। रचनाएं उनकी हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है। ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रस मीमांसा भी लिख लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है। तो ये चीजें हैं, बस हो गया। ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखो, ये जीवन परिचय कितना आसान तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो लेखक का था। कभी का भी जीवन परिचय आता है तो कभी में मैंने गोस्वामी तुलसीदास बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय नोट करो। जन्म जो हुआ था 1532 में, मृत्यु जो हुआ था 1632 में। जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान जो है मानते यह है कि उनका जो जन्म था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे और माता का नाम जो था हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता और तुलसीदास का विवाह जो था दीनबंधु पाठक की पुत्री, क्या नाम था उनका, रत्नावली से हुआ था। और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि अलाज न आई आपको, दौरे आई हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं देखो, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। नोट कर लो, बस इतना ही नोट करना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण, आप लोगों को निबंध बताने वाला हूँ। 3 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जिससे आप लोग 7 नंबर क्लियर कर पाओ। वही तीनों आएगा, उससे बाहर नहीं। वो भी क्या 5 देता है, 5 में से केवल एक ही करना होता है। मैं तो 3 आपको बता रहा हूं, जिसमें से पहला निबंध जो है वो इतिहास गवाह है इस बात का। आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये पहला ऐसा निबंध है कि जो 2013 से स्टार्ट मतलब 2023 तक लगातार आए हैं। 13, 14, 15 मतलब लगातार कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। टोटल 5 निबंध आते हैं, 5 में से किसी एक का ही करना होता है, लेकिन आज की वीडियो में 3 आपको बताने वाला हूं मैं। सिंपल देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पहली बात लिखोगे कैसे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद रूपरेखा डालोगे। रूपरेखा में 5 टॉपिक डालोगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका रहेगा समस्या तथा समाधान और 5वां रहेगा उपसंहार। जब ये डाल लोगे तब जाके नीचे से एक लाइन छोड़कर आप पहली हेडिंग डालना प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाच्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या
नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है, कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को लिखोगे ना तो नंबर टीचर उतना देता नहीं है, अपने मन से लिखोगे, उसको समझा कर लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। अब दूसरे हेडिंग क्या डालोगे, प्रदूषण का अर्थ। लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो पहला प्रकार आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है, जो जो आम भाषा में मैंने लिख के बताया हुआ है, ये कोई टीचर पढ़ सकता है, कोई बच्चा याद भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी जगह जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे अगर हम बात करें तो तीसरा है मृदा प्रदूषण। लिखेंगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन लिख लेना है, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। चलो अब चौथा क्या था हेडिंग, प्रदूषण की समस्या। तो चौथा प्रदूषण की समस्या डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। ठीक है, विलुप्त होते जा रही है, यहाँ पे होते लिखेंगे और सेंटेंस अच्छा लगेगा, विलुप्त होते जा रही हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आएगी प्रदूषण का समाधान। अभी हमने समस्या देखा, उसका समाधान भी देखना पड़ेगा। तो प्रदूषण का समाधान देखो, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को क्या करना होगा, रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत भी हो जाता है, जैसे गलत हो गया, तो आप बस सिंगल एक लाइन इस तरह डॉटेड कर दो। गलत अगर बीच में कहीं लिख दे रहे हो तो सिंगल लाइन डॉटेड कर दो। लेकिन मैं कहूंगा कि गलत हो जा रहा है तभी भी उसको छोड़ दो। ठीक है, इस तरह देखो देखने में गंदा लगेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे तो एग्जाम में उसको समझ नहीं पाएगा, बस आपकी हेडिंग देख के उसको चेक कर देगा। क्लियर है ना आप लोगों को। तो यह पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान समाप्त हो गया। अब दूसरा निबंध देखने वाले हम लोग। दूसरा निबंध मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहली हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज
प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है, तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये उपसंहार लास्ट हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपके एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान। बहुत जरूरी भी है इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है, तो उसमें कैसे लिखोगे, पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में, स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गांधी जी के अनुसार, कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर की थी। अब लास्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। अब मेरे प्यारों, जो 3 हमने निबंध आपको बताया, 3 तो बहुत काफी है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में, अब तीनों को हमने बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब आसानी से करके 7 नंबर पूरा का पूरा लेकर एग्जाम में चले आना, क्योंकि इतना आसान कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।